वेरी 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 गुड मॉर्निंग मोटा भाई, केम छो? मजामा मोटा भाई, सब ठीक बढ़िया। हैप्पी दिवाली। सब दिवाली ठीक निकली। गुड मोटा भाई। मोटा भाई, ये एलबीबी और टीबीएस मर्जर सीरीज पार्ट 3। मैं पहले आगे बढ़ूं, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है और इसका ट्रेजरी कंसल्टिंग और ट्रेजरी कंसल्टिंग की ग्रुप कंपनीज के साथ कोई मतलब नहीं है। जब हम किसी बैंक को मोरेटोरियम में लेके आते हैं या काइंड ऑफ सेल करते हैं, तो एक चीज जो सबसे पहले कंप्यूट की जाती है वो होती है उस चीज की इंटेंजिबल वैल्यूएशन। समझने की कोशिश कीजिएगा मोटा भाई। इंटेंजिबल वैल्यूएशन जैसे कि इस दुनिया में 2008 में ऐसे कई बड़े बैंक्स, लीमन ब्रदर्स, बियर स्ट्रेंस डिफॉल्ट हुए। ये वो बैंक डिफॉल्ट हुए जिनकी नेट वर्थ इंडिया के सारे बैंकों एक तरफ और ये एक तरफ ये थे। एक स्टोरी, आई डोंट नो आपने वो मूवी देखी है कि नहीं देखी मोटा भाई। एक बहुत अच्छी मूवी है मार्जिन कॉल, आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, अमेजोन प्राइम पे। मार्जिन कॉल में एक बड़ा अच्छा काइंड ऑफ मीटिंग दिखाई गई है जिसमें कि जो वहाँ के एनालिस्ट होते हैं, आई थिंक मिस्टर पीटर, वो अपने चेयरमैन मिस्टर टुल्ट को ये बोलते हैं कि वो बेसिकली है लीमन पे ही कहानी कि लीमन ब्रदर की बुक्स में जो कंबाइंड डेरिवेटिव की वैल्यूएशन है वो 10 ट्रिलियन से ऊपर है। 10 ट्रिलियन का मतलब होता है मोटा भाई कि अगर मैं इंडिया की जीडीपी 3 ट्रिलियन भी मान लूं, जो कि अराउंड 2.7 है, तो उसका भी 3 टाइम्स से ऊपर। और यहां तो हम इंडियन बैंक्स की बात कर रहे हैं। ये है सिर्फ लीमन ब्रदर्स का हिसाब। बियर स्ट्रेंस और ये सब तो आप बात ही मत करो मोटा भाई। तो जब ये बैंक्स भी बस्ट हुए, वट एवर रीजन, तो इसमें भी एक इश्यू आया इंटेंजिबल वैल्यूएशन का। और इंटेंजिबल वैल्यूएशन निकाले बगैर ये बैंक्स का बाय आउट पॉसिबल नहीं था। और इंटेंजिबल वैल्यूएशन बहुत बड़ी थी मोटा भाई, कोई छोटी नहीं थी। ये भी एक हिसाब है। जैसे आज भी हम बोलते हैं लीमन ब्रदर्स, बियर स्ट्रेंस, मैरिल लिंच और ऐसे कई नाम। एलवीबी और डीबीएस के केस में किसी भी समझदार ने लीमन इंटेंजिबल वैल्यूएशन की बात ही नहीं करी। इंडिविडिया को तो पूछो ही मत, वो तो वो तो अपनी दुनिया में रहते हैं। उनका तो एक टारगेट है कि कुछ भी करके बैंक निफ्टी को 40,000 लेके जाना है और फिर टी शर्ट पहन लेनी है निफ्टी एट द हाई। इंडिया में इतना बड़ा भूचाल आ गया, 94 ईयर ओल्ड बैंक मोरेटोरियम में चला गया। पहले यस बैंक, फिर दीवान हाउसिंग, फिर पीएमसी बैंक और अब ये आपका एलवीबी। इतना बड़ा भूचाल आने के बावजूद भी बैंक निफ्टी कह रही है हाउ डेयर, मैं 40,000 पे पहुंच के ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 2 और बैंक्स बंद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला क्वेश्चन तो है इंटेंजिबल वैल्यूएशन। अब आप पूछेंगे कि इंटेंजिबल वैल्यूएशन का डेटा कहां है? रॉयटर्स पे भी नहीं है। और दूसरी चीज ये होती है कि इंटेंजिबल वैल्यूएशन सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन इशू होती है। एग्जांपल, अगर आज मैं गूगल की इंटेंजिबल वैल्यूएशन निकालूं या अमेजॉन की इंटेंजिबल वैल्यूएशन निकालूं, तो और मैं 100 टॉप अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स को बुलाऊं जो इंटेंजिबल वैल्यूएशन निकालना जानते हैं, तो 100 अलग आंसर होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100 गलत है। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। सारे सही हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। फिर बाद में ये फाइनलाइज होगा कि किसकी इंटेंजिबल वैल्यूएशन सही थी, किसकी सही नहीं थी। लेकिन इस केस में जब मोर और लेस हम एक बैंक को, एक फॉरेन बैंक को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहे हैं, और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात बहुत लोग बोल रहे हैं। जैसे कि आज न्यूज़पेपर में एक छपी न्यूज के हिसाब से एक कमेंट आया
Another source said you are handing over a 94-year-old bank to a foreign player almost free of cost. It cannot be that LVB franchisee is worth nothing. मैं इन साहब का नाम जो भी है इनसे फुली एग्री करता हूं, ये साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि 566 ब्रांचेस, 4000 एम्प्लॉयज, 94-year-old बैंक, क्या इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है? एब्सोल्युटली जीरो वैल्यूएशन है। बॉस माना दे वर्ल्ड डिजिटल बैंकिंग की तरफ जा रहा है, लेकिन इंडिया में अभी तक डिजिटल बैंकिंग नहीं आई है, यह भी एक फैक्ट है। एक इंडिया में कलाकार बैंक है जो ब्रांच पे ब्रांच खोली जा रहा है, ब्रांच पे खैर वो तो कुछ भी कर सकता है, राइट? 566 ब्रांचेस, 4000 एम्प्लॉय, 94-year-old बैंक की वैल्यूएशन क्या है ये हमें नहीं पता। लेकिन कहानी में उससे भी बड़ा ट्विस्ट है जो कि मीडिया और किसी ने बोला नहीं, विच इज अर्न आउट। आपको पता है इस चीज को बेटर डील करने का सिचुएशन क्या था? इस डील को बेटर सिचुएशन था, जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपलिस्टिकली अर्न आउट एक्सप्लेन करता हूं कि अर्न आउट होता क्या है। आपने देखा होगा कि कंपनीज जब एम्प्लॉयज हायर करती हैं, हम भी जब एम्प्लॉयज हायर करते हैं तो हम उन्हें प्रोबेशन पीरियड पे रखते हैं, 2 महीने, 3 महीने, कई केसेस में 6 महीने, डिपेंड अपॉन सैलरी। जैसे हमारी रिसर्च टीम में अगर आप ज्वाइन करोगे तो आप प्रोबेशन में रहोगे मिनिमम 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद आपको फाइनल किया जाएगा। 6 मंथ तक आपको फाइनल नहीं किया जाता, फिर चाहे आप जिस मर्जी बिजनेस स्कूल से हो, तो उसके बाद आपकी असेसमेंट होके हम आपको फाइनल करते हैं। अर्नआउट भी यही होता है। अर्नआउट एक ऐसा क्लॉज होता है जिसमें कि हमें ये नहीं पता होता कि आगे क्या होगा, राइट? जैसे कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि क्रिकेट मैचेस में भी जब वेदर फोरकास्ट रॉन्ग होती है तो एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे थर्ड अंपायर और जो फील्ड अंपायर्स एक कॉल लेते हैं कि चलो गेम तो शुरू करो। अगर 10 ओवर हो जाते हैं तो बारिश आ भी गई तो 10 ओवर के बाद सेकंड टीम को 10 ओवर खेलने का मौका मिलेगा और मैच विल गेट डिसाइड। लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं होती है कि बारिश आएगी या नहीं आएगी, लेकिन एक ओपिनियन होता है वेदर फोरकास्ट को देखते हुए। तो इस चीज को राइटफुली हैंडल करने का तरीका था अर्न आउट। वो अर्न आउट ये था कि एलवीबी को किसी बैंक के साथ मर्ज किया जाता। पहली चीज तो ये थी कि मेरे ओपिनियन से एलवीबी की बिड्स मंगाई जाती पब्लिक डोमेन में, और वो बिड्स होती कि एक इंटेंजिबल वैल्यूएशन निकाली जाती कि मान लेते हैं उस बैंक की इंटेंजिबल वैल्यूएशन 10,000 करोड़ है। बाय द वे, मैं माना कि एलवीबी बैंक में एनपीए है, माना कि कैपिटल शॉर्ट है, माना कि मैनेजमेंट में जो भी हुआ व्हाटएवर, लेकिन मैं मान नहीं सकता कि एलवीबी की इंटेंजिबल वैल्यूएशन 5,000 करोड़ से कम की हो। और अगर 5,000 करोड़ से कम की है तो उसके पीछे एक सीरियस लॉजिक होना चाहिए, जो लॉजिक एक्सेप्ट किया जाए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इंडियन बैंकिंग सिस्टम में इंटेंजिबल की बात करना भैंस के सामने बीन बजाने वाली बात होती है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता है इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज और वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे ये है कि इसे कैसे हैंडल किया जाता। पहले तो क्योंकि 94% इसके शेयर होल्डर्स हैं। जैसे अगर आप इनकी बात सुने, इन सर की बात सुने, के आर प्रदीप, द बैंक लार्जेस्ट प्रमोटर शेयर होल्डर एट 5% said, we make a representation to RBI to reconsider its stand. In the case of CSB Bank, which is even smaller bank compared to LVB, Fairfax infused 1,500 crores for 51% stake. यानी कि प्रदीप साहब का कहना है कि CSB बैंक में जब फेयरफैक्स ने इन्फ्यूज किया था तो उन्होंने 51% स्टेक के 1,500 करोड़ पे किए थे, यानी कि 100% स्टेक के अराउंड 3,000। वैसे तो ये एक्स्ट्रापोलेशन बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं खुद बोलता हूँ एक्स्ट्रापोलेशन सही नहीं है, लेकिन फॉर अ वाइल 100% स्टेक के 3,000 करोड़। फिर प्रदीप साहब बोलते हैं कि कंपेरेटिवली डीवीएस बैंक ऑफर्स डजंट सीम फेयर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसके अंदर एक राइट स्टेप ये था कि पहले क्योंकि 94% इसके जो
शेयर होल्डर है वो पब्लिक है, तो पहले तो आप उनसे अप्रूवल लेते कि बॉस आपको मर्जर अप्रूव है कि नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको मर्जर अप्रूव है तो, जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपको पता है कंपनीज बायबैक करती हैं, ऑफर करती हैं। टीसीएस ने बायबैक अनाउंस किया, विप्रो ने अनाउंस किया, एचसीएल ने भी शायद अनाउंस किया, और कई पब्लिक सेक्टर कंसर्न्स ने बायबैक अनाउंस किया। आपको पता है बायबैक अनाउंस करने से बायबैक तब तक नहीं हो सकता जब तक शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ना हो, वो भी मेजोरिटी। मैनेजमेंट के पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट बाय आउट कर सकती है कि हम अपने शेयर वापस ले रहे हैं। मैनेजमेंट को शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ता है और ये मैंडेटरी होता है। लेकिन इस केस में 94% शेयर होल्डर्स को बाईपास करके एक मोरेटोरियम इशू किया जाता है, और उसका नेट इंप्लीकेशन ये होता है कि एक शेयर प्राइस जो अराउंड 21 पे था वो अब 10 रुपीज से भी नीचे है। एंड गॉड फॉरबिड टुमारो इज फ्राइडे, यानी कि लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ ऑफ द वीक, उसके बाद सैटरडे संडे मतलब कि छुट्टी। मंडे को अगर यही सिलसिला चला तो हो सकता है शेयर प्राइस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज हम अर्नआउट के थ्रू ये कर सकते थे कि हम ये बोल सकते थे कि हम इस बैंक में शेयर होल्डर अप्रूवल लेते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए था कि हम इस बैंक में शेयर होल्डर अप्रूवल लेते हैं। अगर 93% का 50% शेयर होल्डर विच इज अराउंड 45%, अगर 45% या 46% शेयर होल्डर्स मेजोरिटी इसको अप्रूव करते हैं तो हम एक पब्लिक बिड्स मंगवाएंगे। मान लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक इतना कोट करता, कोटक कितना कोट करता, एचडीएफसी अलग कोट करता, हो सकता है जेपी मॉर्गन सिटी ये भी कोट करता है एग्जाम्पल। तो उस कोड के बेस पे वो कोड्स पब्लिक डोमेन में शेयर होल्डर्स के सामने रखे जाते हैं और उन कोड्स को शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं कि ठीक है। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कोटक महिंद्रा बैंक ने 12,000 करोड़ ऑफर किया, ये कंडीशन है। एचडीएफसी ने इतना ऑफर किया, ये कंडीशन है। आईसीआईसीआई ने इतना ऑफर किया, ये कंडीशन है। शेयर होल्डर्स मेजोरिटी डिसाइड करते हैं कि हम इस बैंक के साथ जाएंगे, सिंपल। और वो शेयर होल्डर्स का राइटफुल डिसीजन होता। उसके बाद उस बैंक को एक स्ट्रिक्ट कंडीशन होती कि आप 6 मंथ्स तक इस बैंक को रन करेंगे और इन क्राइटेरिया पे रन करेंगे, क्राइटेरिया XYZ PQR। और वो क्राइटेरिया जो होंगे उस क्राइटेरिया को पब्लिक डोमेन में 6 मंथ्स के बाद असेस किया जाएगा कि आपने उस क्राइटेरिया पे काम किया नहीं किया, एंड बेस्ड अपॉन योर इवैल्यूएशन ये डिसाइड किया जाएगा कि वो बैंक आपके पास रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर हम उसकी रीबिडिंग करेंगे। लेकिन ना यहाँ पे शेयर होल्डर अप्रूवल है, ना यहाँ पे बैंक के बिड्स हैं, यहाँ पे मोर और लेस आपने डीबीएस को वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर दिया। फिर इसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि इसमें कैपिटलाइजेशन कैसे होगी। क्या डीबीएस इंडिया अपनी जेब से कैपिटलाइज करेगा? यू नो माय आंसर। क्या डीबीएस इंडिया डीबीएस सिंगापुर से कैपिटलाइज करेगा? वी आर अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी, और अगर वो डीबीएस सिंगापुर से कैपिटलाइज करेगा तो इट मींस द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इज इन सिंक, क्योंकि डीबीएस सिंगापुर तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का बैंक है। या तो उसको गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर फंड करेगी, या टेमेसेक फंड करेगा, जीएसी फंड करेगा, और कोई है नहीं फंड करने वाला। बाय द वे सिंगापुर गवर्नमेंट का बजट जो है वो डेफिसिट में है इस साल भी और अगले साल भी। और अगर ऐसा होता है तो कुछ इंटरप्रिटेशन इश्यूज रेज होते जो उस पॉइंट पे देखे जाते। आप समझ गए? इस बात पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है। इस सारे बैकग्राउंड को देखते हुए 3 सर्कमस्टांसेस आते हैं। एक सर्कमस्टांसेस तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुका है। शेयर होल्डर्स ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक आर to make a representation to RBI on Thursday seeking that their interest to be looked at sympathetically. ये sympathetically बड़ा मुश्किल वर्ड है। A legal battle, sources said, cannot be ruled out, though a bad precedent was set when shareholders of Global Trust Bank got nothing after it was merged with the Oriental Bank of Commerce in 2004. The draft scheme of merger of LVB with DBS Bank states that paid up share capital, reserves and surplus of a private bank to be write off. LVB will cease to exist after merger and its shares and debentures on the brochures are set to delisted. यानी कि लीगल बैटल
और अगर लीगल बैटल होती है तो एक कहानी याद आती है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने ऑल ऑफ अ सडन क्रेडिट रिस्क फंड को बंद कर दिया। ट्रेजरी कंसल्टिंग ने कई बार यूट्यूब पे लोगों को वार्न किया था कि क्रेडिट रिस्क फंड सबके बस की नहीं होती, लेकिन 25 to 26,000 करोड़ रुपीस कुछ लोगों ने कोर्ट को अप्रोच किया और कोर्ट ने इस टर्म इस क्लोजर को स्टे पे रखा। एंड थैंक्स टू द कोर्ट कि ये मैटर सब जुडाइज है और इसके कारण आपका थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्टर्स को रिलीज हुआ है, थोड़ा बहुत। लेकिन अब ओपिनियन यही है कि अगर ये चीज लीगल बैटल में जाती है तो जो इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो भी लॉयर होंगे इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या कंडीशन रखेंगे कि क्या एलवीबी को होल्ड किया जाए, ये कंडीशन तो रखेंगे। लेकिन उसके बाद क्या वो ये कंडीशन रखेंगे कि जो शेयर प्राइस एलवीबी का ट्रेड हो रहा है उसको होल्ड किया जाए या उसको फॉर अ वाइल सस्पेंड किया जाए बाय द टाइम इट इज सबजुडाइज। इस पे जजमेंट देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे नहीं पता कि वो जो लॉयर साहब होंगे वो कैसे कोर्ट में अपना रिप्रेजेंटेशन रखेंगे। अगर वो ये रिप्रेजेंटेशन रखेंगे कि एलवीबी के शेयर्स को कंटिन्यू किया जाए तो हो सकता है कि शेयर 2 रुपए पे आ जाए, हो सकता है वो दोबारा 20 रुपए पे चला जाए। अगर वो ये बोलेंगे कि एलवीबी के शेयर को फॉर अ वाइल होल्ड किया जाए जब तक ये मैटर सबजुडाइज है, सबजुडाइज कितना टाइम लेता है ये आपको पता है, क्योंकि कोर्ट भी दोनों तरफ की बातें सुन के एविडेंसेस देख के सारे पेपर वर्क को एग्जामिन करके जजमेंट देता है। कोर्ट के लिए कोई ऐसा नहीं होता कि जजमेंट दे दी। तो सिचुएशन गॉस लिटिल ट्रिकी है, कैपिटल मार्केट के एंगल से भी और इवेंचुअली शेयर होल्डर्स के एंगल से भी। और एक बात बिल्कुल ठीक कही गई है जो मैं भी एग्री करता हूं, चाहे ठीक है कि रॉयटर्स वगैरह पे इंटेंजिबल वैल्यूएशन नहीं है, आई एग्री। ट्रेजरी कंसल्टिंग को तो वैल्यूएशन निकालनी आती है तो हमने अपनी वैल्यूएशन निकाल लिया है कि ऑफ कोर्स मैं इस बात को मानता हूं कि टाइम इज ऑलवेज इन इंटरेस्ट, तो हमने मोटा मोटा एक वैल्यूएशन निकाली है कि इतनी वैल्यूएशन होनी चाहिए इंटेंजिबल की। लेकिन हैविंग सेड दैट, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं ये मान के चलूं कि विदाउट इंटेंजिबल वैल्यूएशन ये डीबीएस को दिया जा रहा है तो इट्स अ ह्यूज इंटरप्रिटेशन इशू बाय द वे। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा इंटरप्रिटेशन इशू है। आगे क्या होगा, वी डेफिनेटली कीप यू पोस्टेड। हम इस चीज को काफी कीनली वैल्यूएट कर रहे हैं, क्योंकि एक बात तो फैक्ट की गई है, प्रदीप साहब ने भी ये बात अच्छी कही और दूसरे सर ने भी अच्छी कही कि एलवीबी की वैल्यूएशन बॉस 0 तो नहीं है, ये तो है। 2008 में लीमन ब्रदर्स ने इतना बड़ा हंगामा मचा दिया, $1 ट्रिलियन का, पूरी दुनिया की इकोनॉमी डूब गई, लाखों जॉब्स चली गई, कितने बैंक बंद हो गए, सिटी बैंक और बड़े बड़े बैंकों को सरकार ने बचाया वहां की। फिर एक टर्म बनाई गई टू बिग टू फेल, किसी समझदार ने बनाई, मेरे हिसाब से बनानी चाहिए थी शुड बी फेल। उसके बावजूद भी लीमन ब्रदर्स की वैल्यूएशन 0 नहीं हुई। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो देख लो मेरे भाई, स्टैटिस्टिक्स ये रही। क्या करूं, दिन में 2 न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, हिंदी मीडिया पे डिपेंडेंट नहीं रहता ना। एलवीबी के दिसंबर 2019 में ग्रॉस एनपीए थे 4081 करोड़, जो सितंबर 2020 मोटा मोटा 1 ईयर 4063 करोड़, यानी कि फ्लैट। ग्रॉस एनपीए रेशियो एज अ लोन बुक जो थी वो अराउंड 23% थी दिसंबर 19 में, जो अराउंड 24.5% हो गई सितंबर 20 में, मोर और लेस फ्लैट। तो भैया वैसा तो हाल, वैसा लीमन ब्रदर वाला तो हाल भी नहीं है। तो इंटेंजिबल वैल्यूएशन तो जब उनकी 0 नहीं थी तो इनकी कैसे 0 हो गई? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। लेकिन ट्रेजरी कंसल्टिंग ने पहले ही एनविसार्ज किया, हमारे कस्टमर्स पहले ही लक्ष्मी विलास बैंक एग्जिट कर चुके हैं।
हम इस सीन को काफ़ी इवेल्युएट कर रहे हैं और हमारे हिसाब से अभी भी इस सीन में एक मेजर ट्विस्ट पेंडिंग है। बाकी जैसे जैसे इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आएगी वी विल डेफिनेटली कीप यू पोस्टेड, बट आई लव योर कमेंट्स। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई इंटेंजिबल वैल्यूएशन निकालने का कोई सोर्स या डेटा कोई वे मी आउट हो तो आप डेफिनेटली हमें बताइएगा। वी लव वैल्यूएशन एंड वी ऑलवेज आर नंबर सेंट्रिक कंपनी rather than media centric company. Thank you very much. This side Rahul here from Treasury Consulting. You know our WhatsApp 9818485155. But I would like to request people आप अपना पेशेंस मेंटेन करके रखें, जो भी करें लॉ वाइज करें, प्लीज़ पैनिक ना जाएं क्योंकि पैनिक ही पैनिक को क्रिएट करता है। मैं समझता हूँ सिचुएशन काफ़ी टफ है और somehow not a rightful situation also, but please maintain your patience. Thank you.